हेलो स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग फार्माकोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट ड्रग के बारे में पढ़ेंगे जो कि है एंटी एपिलेप्टिक्स, एंटी सीजर मेडिसिन, एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन या एंटी कन्वर्जेंट मेडिसिन। तो क्या होती है मेडिसिन, सीजर क्या होता है, एपिलेप्सी क्या होता है, कन्वर्जन क्या होता है, इसको डिस्कस करेंगे। देन क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक्स देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस, और 10 से लेकर के 15 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि कंपटीशन एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड है वो भी हम लोग लास्ट में समराइज करते हुए उनको देखेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो एंटी सीजर, एंटी एपिलेप्टिक या एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स को पढ़ने से पहले हम लोग जो है सीजर, एपिलेप्सी और कन्वर्जन को समझ लेते हैं। देन आफ्टर इसके क्लासिफिकेशन के ऊपर हम लोग आएंगे। तो सबसे पहले बात करें कि सीजर क्या होता है। तो सीजर क्या होता है, न्यूरॉन्स जो होते हैं, न्यूरॉन्स का जो सिनेप्स होता है वहां पर एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होना ही क्या कहलाता है, सीजर या फिट कहलाता है। ठीक है, तो सीजर क्या होता है, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज एट न्यूरॉन। तो न्यूरॉन या सिनेप्स के ऊपर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज एबनॉर्मल होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये रिकरेंट होता है, लगातार होता है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, एपिलेप्सी कहलाती है। और इस रिकरेंट यानी एपिलेप्सी की वजह से बॉडी में जो सिम्टम्स आते हैं, जैसे जर्की मूवमेंट्स आना, स्टिफनेस आना, अनकॉन्शियस हो जाना, लॉस ऑफ कॉन्शियस हो जाना, वो चीज़ क्या कहलाता है, कन्वर्जन। तो तीनों में एक बेसिक सा डिफरेंस समझ में आ गया। सीजर मतलब एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, और ये डिस्चार्ज अगर लगातार रिकरेंट हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, एपिलेप्सी कहलाता है। और इस एपिलेप्सी की वजह से, रिकरेंट डिस्चार्ज की वजह से जो सिम्टम्स आते हैं बॉडी के अंदर वो कहलाते हैं कन्वर्जन। इट मीन्स हम जो फार्माकोलॉजी में आज टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक यानी वो मेडिसिन क्या करती है, सीजर, एपिलेप्सी या कन्वर्जन को क्या करती है, रोकती है। तो अब सबसे पहले हम लोग जो है सीजर, एपिलेप्सी या कन्वर्जन के टाइप्स देख लेते हैं। तो दो टाइप्स होते हैं इसके मेनली, पार्शियल और जनरलाइज। पार्शियल का मतलब होता है कि ब्रेन या न्यूरॉन का कुछ पार्ट अफेक्टेड होता है, जबकि जनरलाइज में पूरी बॉडी जो है अफेक्टेड होती है। तो मोस्टली जो है 60% जो कन्वर्जन के केसेज आते हैं या सीजर, एपिलेप्सी के केस आते हैं वो पार्शियल होते हैं 60%, और 40% होते हैं जनरलाइज सीजर होते हैं। ठीक है, फिर पार्शियल सीजर दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, सिंपल सीजर या फिर कॉम्प्लेक्स सीजर। तो सिंपल के अंदर क्या होता है, 20 से 60 सेकेंड का इसका ड्यूरेशन होता है, और इसमें जो है बॉडी के कुछ पार्ट्स में जैसे थंब में या फिंगर्स में नंबनेस होना शुरू हो जाती है, तो ये होता है सिंपल सीजर। जबकि कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, जो नंबनेस है वो ब्रॉड एरिया के अंदर होगी, और इसका जो ड्यूरेशन है 30 सेकेंड से 2 मिनट हो सकता है। और पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन पॉइंट की मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीजर कौन सा होता है, तो वो होता है अपना कॉम्प्लेक्स सीजर या कॉम्प्लेक्स एपिलेप्सी होती है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स पार्शियल। देन इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, लिप स्मैकिंग आती है, और साथ में जो है हैंड की नंबनेस आती है। इस तरीके के सिम्टम्स जो है इस सीजर के अंदर, इस पार्शियल सीजर के अंदर दिखाई देते हैं। तो ये दोनों टाइप होते हैं अपने पार्शियल सीजर के। सेकंड जो होता है वो होता है जनरलाइज्ड सीजर। जनरलाइज्ड सीजर के अंदर जो है टोटल 5 टाइप होते हैं अपने पास। पहला होता है टोनिक क्लोनिक सीजर। टोनिक क्लोनिक को जो है ग्रांड माल सीजर या कन्वल्सिव सीजर के नाम से भी जाना जाता है। इट मीन्स टोनिक क्लोनिक, ग्रांड माल सीजर और कन्वल्सिव सीजर अगर पूछे तो यही होता है। दूसरा होता है मायोक्लोनिक, थर्ड होता है एटोनिक, चौथा होता है एब्सेंस सीजर या फिर पिटिट माल के नाम से भी इसको जानते हैं, और पांचवा होता है स्टेटस एपिलेप्टिकस। तो इनको मतलब देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहला होता है अपने पास टोनिक क्लोनिक सीजर। तो टोनिक क्लोनिक दो वर्ड से बना है, टोन और क्लोन। तो टोन का मतलब होता है मसल टोन, ठीक है, तो यहाँ पर स्टिफ मसल टोन हो जाती है। और क्लोनिक का मतलब होता है रिपीटेटिव जर्की मूवमेंट्स आना। तो यहाँ पर 3 कैरेक्टर होते हैं ग्रांड माल सीजर के। वो होते हैं सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पर्सन की जो कॉन्शियसनेस होती है वो सडन लॉस हो जाती है, प्लस सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। मसल्स में लगातार जो होते हैं कॉन्ट्रैक्शन बने रहते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्शन कैसे होते हैं, जर्की होते हैं। इट मीन्स एक क्लॉकवाइज होते हैं, इसीलिए इसे जो है टोनिक एंड क्लोनिक सीजर बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है अपने पास मायोक्लोनिक। मायो का मतलब होता है मसल, और क्लोनिक का मतलब जर्की मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जर्की मूवमेंट, शॉक लाइक जो है जर्की मूवमेंट्स बॉडी के अंदर आते हैं, हैंड्स और एक्सट्रीमिटीज के अंदर। तो इस सीजर को हम लोग बोलते हैं मायोक्लोनिक सीजर। देन थर्ड होता है एटोनिक। तो टोन का मतलब मसल टोन, और ए का मतलब होता है एब्सेंस। ठीक है, तो यहाँ पर अचानक से जो है पर्सन एब्सेंस होने की वजह से, टोन एब्सेंस होने की वजह से ड्रॉप अटैक होता है। तो एक क्वेश्चन पॉइंट है कि ड्रॉप अटैक जो होता है कौन से सीजर में आता है, जनरलाइज सीजर के, एटोनिक सीजर के अंदर जो है ड्रॉप अटैक आते हैं। पर्सन कभी भी अचानक से गिर जाता है क्योंकि एब्सेंस ऑफ टोन हो जाता है। चौथा होता है एब्सेंस या पिटिट माल। एब्सेंस का मतलब होता है कि कॉन्शियसनेस वहां पर एब्सेंस हो जाती है, जिसकी वजह से जो है सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस पर्सन में हो जाती है। पर्सन की अचानक से जो है कॉन्शियसनेस जो है यहाँ पर लॉस हो जाती है। दोनों के अंदर देखो
कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पर तो मसल टोन लॉस होने की वजह से गिर रहा है, कॉन्शियसनेस एबनॉर्मल नहीं हो रही है, जबकि यहाँ पर पर्सन अचानक से अनकॉन्शियस होकर के गिर जाता है। ठीक है, तो ड्रॉप अटैक क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आता है एटोनिक के अंदर। क्यों? क्योंकि मसल टोन अचानक से इसमें लॉस हो जाती है। सबसे पांचवा और इम्पोर्टेंट होता है स्टेटस एपिलेप्टिकस। अब एपिलेप्टिकस, जो स्टेटस एपिलेप्टिकस है उसका मतलब होता है, स्टेटस का मतलब लगातार अगर एपिलेप्सी बनी रहे 30 मिनट या उससे ज़्यादा, तो वो कंडीशन कहलाती है स्टेटस एपिलेप्टिकस। तो स्टेटस एपिलेप्टिकस जो होती है कि इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसमें पर्सन की लाइफ जो होती है जान जाने का खतरा रहता है। तो स्टेटस एपिलेप्टिकस एक इमरजेंसी कंडीशन होती है जो कि जनरलाइज सीजर का एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है। क्लासिफिकेशन को देखते हैं तो क्लासिफिकेशन में मोस्ट कॉमनली जो है 8 कैटेगरीज होती है जो कि मोस्ट कॉमनली यूज करी जाती है एज ए एंटी सीजर एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन। तो सबसे पहले होती है हाइडेंटोइन यानी कि फेनिटोइन, काफ़ी ब्रॉडली यूज की जाती है फेनिटोइन। दूसरा होता है बार्बिचुरेट्स, बार्बिचुरेट्स में आते हैं फिनोबार्बिटोन। तो बार्बिचुरेट्स एक कैटेगरी होती है जो कि एंटी एंजाइटी या फिर सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग है। उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है सेडेटिव हिप्नोटिक पे, तो आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, चेक कर सकते हैं। तो बार्बिचुरेट्स जो होते हैं सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग होते हैं जो कि एंटी एंजाइटी भी प्रोड्यूस करते हैं, तो वहाँ पर होती है फिनोबार्बिटोन एक एग्जाम्पल होता है। दूसरा होता है बेंजोडाइजिपिन यानी डायजिपाम है, क्लोनाजिपाम है, लोराजिपाम है, नाइट्राजिपाम, ये सभी बेंजोडाइजिपिन्स होते हैं और ये भी जो है बार्बिचुरेट की तरह ही जो होती है सेडेटिव हिप्नोटिक होते हैं यानी एंटी एंजाइटी ड्रग्स होती है। देन और एंटी सीजर तो है ही, ये साथ में हम पढ़ रहे हैं। देन होती है गाबा एनालॉग यानी ऐसी मेडिसिन जो कि गाबा जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसकी तरह काम करती है, जैसे कि गाबा पेंटिन आती है। पांचवी होती है कार्बामाजिपिन। कार्बामाजिपिन भी जो होती है हाइडेंटोइन यानी फेनिटोइन की तरह ब्रॉडली यूज करी जाने वाली एंटी सीजर ड्रग होती है, तो ये पांचवी होगी। देन होती है सक्सिनामाइड। सक्सिनामाइड जो होती है एग्जाम्पल है एथोसक्सिमाइड। ठीक है, देन आता है सातवें में आता है वल्पोरिक एसिड, इसका एग्जांपल है सोडियम वल्पोरेट, ये भी काफ़ी ब्रॉडली यूज करी जाती है। और न्यूवर कुछ न्यू जो है एंटी सीजर ड्रग्स होती है उसके अंदर लेमोट्रिजिन होती है, वो भी यूज करी जाती है। एक्चुअली लेमोट्रिजिन का जो वर्क होता है वो मल्टीपल लोकेशंस पे ये काम करती है, जो कि हम लोग नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर इसको सीखेंगे। तो ये अपने क्लासिफिकेशन होता है एंटी सीजर या एंटी कन्वर्जेंट मेडिसिन का। अब हम लोग जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का। तो मेनली जो 4 तरीके का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है जो कि अलग अलग ड्रग जो है अलग अलग तरीके से परफॉर्म करती है, वो आगे देखेंगे। तो 4 मैकेनिज्म होती है। पहला मैकेनिज्म होता है कि सोडियम चैनल को ब्लॉक करके। अब सोडियम का जो होता है न्यूरॉन के इम्पल्स ट्रांसमिशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, इम्पल्स को कंडक्शन में रोल होता है। तो अगर सोडियम के चैनल ब्लॉक हो जाएंगे तो इम्पल्स का कंडक्शन है वो स्लो हो जाता है या बंद हो जाता है, जिसकी वजह से जो सीजर एक्टिविटी हो रही थी वो रुक जाती है। तो देखते हैं कौन कौन सी ड्रग सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है, आगे देखेंगे। देन दूसरा जो होता है वो अपने पास होता है डिक्रीज कैल्शियम थ्रेशोल्ड। तो कैल्शियम जो आयन होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पर कैल्शियम के थ्रेशोल्ड को कम करके भी जो है इम्पल्स को कंडक्शन को स्लो किया जा सकता है। तो ये भी देखेंगे कि कौन कौन सी ड्रग जो है कैल्शियम के कंडक्शन को कैल्शियम के थ्रेशोल्ड को कम करके जो है कंडक्शन को स्लो करती है। देन थर्ड जो होता है वो होता है इंक्रीज न्यूरो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गाबा, गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड। ये एक ऐसा एमिनो एसिड होता है जो कि इम्पल्सेज को स्लो करने का काम करता है और नेचुरली ब्रेन के अंदर ये प्रेजेंट होता है। और दूसरा होता है ग्लूटामेट और एस्पार्टेट। ये क्या होते हैं? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि तराजू के 2 पहलू हो गए, एक तरफ तो होता है गाबा, एक तरफ होता है ग्लूटामेट एंड एस्पार्टेट। तो गाबा और ये दोनों अपोजिट होते हैं, ये न्यूरो इनहिबिटरी है, ये न्यूरो एक्साइटेटरी है। तो अब हम लोग समझ सकते हैं कि या तो गाबा का लेवल जो होगा डिक्रीज हो जाए तब एपिलेप्सी होती है, या फिर ग्लूटामेट एस्पार्टेट का लेवल इंक्रीज हो जाए तब एपिलेप्सी आती है। तो अब हम लोग कैसी मेडिसिन देंगे जो इनके लेवल को क्या करे, इनहिबिटरी के लेवल को तो क्या कर दे, बढ़ा दे, या फिर एक्साइटेटरी के लेवल को क्या कर दे, डिक्रीज कर दे। तो इस तरीके से मेडिसिन जो है वर्क करती है। देखेंगे कि कौन सी मेडिसिन जो होती है गाबा के लेवल को बढ़ाती है और कौन सी मेडिसिन है ग्लूटामेट और एस्पार्टेट के लेवल को जो है डिक्रीज करती है। ग्लूटामेट एस्पार्टेट एमिनो एसिड्स होते हैं जो कि न्यूरो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करते हैं, न्यूरॉन को एक्साइट करते हैं। और गाबा क्या होता है? न्यूरो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि न्यूरॉन के कंडक्शन को स्लो करता है। तो इनहिबिटरी का लेवल बढ़ा दो तो सीजर रुक जाएगा और एक्साइटेटरी का लेवल कम कर दो
तो कंडक्शन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये 4 मैकेनिज्म होती है मेनली। अब हम लोग देखते हैं कि कौन सी ड्रग जो है किस तरीके से परफॉर्म करती है। चारों मैकेनिज्म को सीखने के बाद में हम लोग देखते हैं जो अपनी 8 क्लासेस थी उनमें कौन सी ड्रग कौन सा मैकेनिज्म पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रेंटेन यानी फेनिटोइन। जो फेनिटोइन है वो सोडियम चैनल को जो है ब्लॉक करके जो है मेम्ब्रेन की एक्साइटेबिलिटी को कम कर देती है, जिससे इंपल्स स्लो हो जाती है। इस तरीके से ये काम करती है। और ये जो है टॉनिक क्लोनिक सीजर जो हमने पढ़ा था, ग्रांड माल सीजर होता है, उसका जो है ड्रग ऑफ चॉइस होती है हाइड्रेंटोइन। दूसरा बार्बिचुरेट्स या फिनोबार्बिटोन होती है, वो गाबा के लेवल को बढ़ा देती है। और सेम बेंजोडाइजेपिन भी क्या करती है, गाबा के लेवल को बढ़ा देती है। क्योंकि ये जो दोनों कैटेगरी मैंने बताया आप लोगों को कि ये सेडेटिव हिप्नोटिक्स होती है। तो ये जो गाबा एमिनो ब्यूटारिक एसिड एक न्यूरो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसके लेवल को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से न्यूरॉन का जो कंडक्शन है वो स्लो हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। ठीक है। देन अगर आपसे पूछे कि स्टेटस एपिलेप्टिकस जो हमने एक कंडीशन पढ़ी थी, उसकी अगर ड्रग ऑफ चॉइस पूछी जाए तो उसका आंसर आपको देना है डायजेपाम। ठीक है। स्टेटस एपिलेप्टिकस को इमरजेंसी कंडीशन माना है तो उसमें डायजेपाम जो है एज ए ड्रग ऑफ चॉइस वहां पर रहता है। देन गाबा एनालॉग्स क्या होते हैं, जैसे गाबा पेंटिन, ये क्या करते हैं, गाबा के लेवल को नहीं बढ़ाते हैं बट गाबा जैसा इफेक्ट करते हैं। ठीक है। तो इसलिए गाबा एनालॉग होते हैं, गाबा के जैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। गाबा रिसेप्टर पे जाके नहीं जुड़ते हैं बट इटसेल्फ ये गाबा जैसा ही सेडेशन वहां पर देते हैं और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन तक पहुंचते हैं और गाबा जैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। देन कार्बामाजिपिन जो होते हैं वो सेम हाइड्रेंटोइन की तरह ही जो होते हैं सोडियम चैनल को जो है ब्लॉक करने का काम करते हैं और ये भी टॉनिक क्लोनिक सीजर की सेकंड चॉइस होती है आफ्टर फेनिटोइन। देन अपने पास आता है कि सक्सिनामाइड या एथोसक्सिनामाइड क्या करती है, जो अपन ने एक मैकेनिज्म पढ़ा, कैल्शियम का जो थ्रेशोल्ड होता है उसको ब्लॉक कर देती है। कैल्शियम का लेवल जो होगा जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी है, अब ये ब्लॉक हो जाएगा तो वहां पर जो होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन या जर्की मूवमेंट नहीं होते हैं और एब्सेंट सीजर के अंदर जो है ये चॉइस हो सकती है सक्सिनामाइड या एथोसक्सिनामाइड। देन वल्पोरिक एसिड होती है, ये भी एब्सेंट सीजर यानी पिटिट माल के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है, जिसको जो एग्जांपल होता है सोडियम वल्पोरेट। ये क्या करती है, एक ऐसी ड्रग है जो 3 मैकेनिज्म एक साथ परफॉर्म करती है। पहला गाबा के लेवल को बढ़ाना, दूसरा सोडियम चैनल को ब्लॉक करना और तीसरा कैल्शियम के थ्रेशोल्ड को भी कम कर देना। ठीक है। तो ये तीनों मैकेनिज्म के द्वारा जो है वर्क करती है वल्पोरिक एसिड। अब सबसे लास्ट में आती है न्यू अपनी एंटी एपिलेप्टिक्स, जैसे कि लेमोट्रिजिन। ये क्या करती है, सोडियम के लेवल को ब्लॉक करती है और साथ में इनहिबिट करती है न्यूरो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे हमने बात करी थी ग्लूटामेट और एस्पार्टेट के लेवल को ये क्या कर देती है, इनहिबिट करने का काम करती है लेमोट्रिजिन। तो एक अकेली एंटी एपिलेप्टिक है लेमोट्रिजिन जो कि ग्लूटामेट और एस्पार्टेट के लेवल को कम करती है, साथ में सोडियम जो चैनल होते हैं उनको भी ये ब्लॉक कर देती है। तो ये सभी होते हैं इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नेक्स्ट हम लोग जो है साइड इफेक्ट एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन देखते हैं कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। तो कुछ कॉमन एंड सीरियस साइड इफेक्ट है जो कि मैंने एनलिस्ट किए, देखते हैं। नोजिया एंड वोमिटिंग होता है कॉमन साइन, डिप्लोपिया, डबल विजन कुछ मेडिसिन की वजह से होता है, एटेक्सिया यानी एबनॉर्मल कोऑर्डिनेशन हो जाता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्योंकि इम्पल्सेस को स्लो करते हैं तो हाथों और पैरों में एक्सट्रीमिटीज में जो न्यूरोपैथी हो जाती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ये कर सकती है। देन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ये कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट है यहाँ पर, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का मतलब होता है फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया। तो जब अपनी फेनिटोइन होती है और फिनोबार्बिटोन होती है, जो पहली 2 कैटेगरी थी, ये क्या करती है कि फोलिक एसिड के एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है गट से, जिसकी वजह से जो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। तो ये सप्लीमेंट दिया जा सकता है उनके साथ में। देन ड्राउजी सीएनएस से रिलेटेड जो है यहाँ पर इफेक्ट आते हैं, तो सीएनएस के इफेक्ट आते हैं जैसे ड्राउजीनेस, डिजीनेस, डेलीरियम, हेलुसिनेशन। तो ये साइड इफेक्ट भी जो होते हैं अपने फेनिटोइन की वजह से मेनली ये देखे जाते हैं और अदर ड्रग्स भी इसको कॉज कर सकती है। इसके अलावा टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस या स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है। तो यहाँ पर जो फेनिटोइन और कार्बामाजिपिन होती है वो टीईएन सिंड्रोम कर सकती है। इसके अलावा जो है टेरेटोजेनिसिटी कर सकती है। कुछ ड्रग जैसे कि फेनिटोइन और कार्बामाजिपिन जो होती है ये क्या कर सकती है, टेरेटोजेनिसिटी कर सकती है। टेरेटोजेनिसिटी का मतलब होता है कि अगर प्रेग्नेंट मदर इनको कंज्यूम करती है तो फीटस को ये हार्म कर सकती है, फीटस में एबनॉर्मेलिटी कोज कर देती है, कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी कोज कर देती है, ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर, क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप जैसे जो है डिसऑर्डर ये कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है हिपेटिक फेलियर कर सकते हैं। तो इट मीन्स हिपेटिक लीवर पेशेंट, अगर हिपेटिक फेलियर का पेशेंट है तो उसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है मेडिसिन। इसके अलावा जो अपनी फेनिटोइन होती है वो जिंजिवल हाइपर सेंसिटिविटी या हाइपरप्लेसिया कर सकती है, मसूड़े गम जो होते हैं उसके सूज जाते हैं। ठीक है। तो ये भी एक नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कौन सी एंटी एपिलेप्टिक करती है, तो ये हमें याद होना चाहिए
न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो होती है वल्पोरिक एसिड कर सकती है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसे कि स्पाइना बाइफिडा एक कंडीशन होती है, तो वल्पोरिक एसिड अगर कोई प्रेग्नेंट मदर कंज्यूम कर लेती है तो फीटस या बच्चे में जो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, स्पाइना बाइफिडा हो सकता है। इसके अलावा एपिगेस्ट्रिक पेन या फिर ओस्टियोमेलेसिया यानी बोन्स जो होती है कमज़ोर हो जाती है, तो ये कुछ साइड इफेक्ट होते हैं सीरियस। इसमें 2-3 बातें याद रखना है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कौन कौन सी कर सकती है, तो फिनोबार्बिटोन और जो फर्स्ट थिफेनोटोइन वो कोज कर सकती है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कौन कोज कर सकती है, वल्पोरिक एसिड कोज कर सकती है। टैन या फिर टेराटोजेनेसिटी कौन कौन सी कर सकती है, फेनिटोइन और कार्बामाजिपिन जो है ये डिसऑर्डर कोज कर सकती है। टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस या स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, देख सकते हैं उसको। और टेराटोजेनेसिटी भी कोज कर सकती है, यही दोनों ड्रग्स। अब सबसे लास्ट में हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एम्स जीएसएसबी एएसआई जैसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि ड्रॉप अटैक जो होता है कौन से सीजर में आता है, तो हमें याद होना चाहिए एटोनिक सीजर जो कि जनरलाइज्ड का पार्ट था उसके अंदर आता है। दूसरा टोनिक क्लोनिक सीजर में कौन सा हेलुसिनेशन हो जाता है या फिर ऑल्फैक्टरी और विजुअल यानी बैड स्मेल और विजुअल हेलुसिनेशन है वो किस सीजर के अंदर आता है, तो वो होता है टोनिक क्लोनिक या ग्रांड माल सीजर का ये पार्ट होता है। इस सीजर के अंदर आने से पहले ही पर्सन को बैड स्मेल और एक ओरा जैसा फीलिंग होना स्टार्ट हो जाता है, और इसी सीजर के अंदर जो है पर्सन को जो है टंग बाइट या फिर लिप बाइट के चांसेस भी इसके अंदर होते हैं। अगर पूछा जाए टंग बाइट के चांसेस कौन से सीजर में होते हैं, तो टोनिक क्लोनिक सीजर में होते हैं। इसके अलावा एक्शन जो कि हमने पढ़ा था, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन 4 एक्शन होते हैं। गाबा को बढ़ा करके, ग्लूटामेट जो कि न्यूरो एक्साइटेटरी होता है उसको कम करके, सोडियम को ब्लॉक करके, कैल्शियम के थ्रेशोल्ड को कम करके। तो कौन कौन सी ड्रग होती है, जैसे गाबा को इंक्रीज करने वाली होती है 2BB, तो BB का मतलब होता है अपने पास बार्बिचुरेट्स और बेंजोडाइजेपिन जो कि दोनों सेडेटिव हिप्नोटिक होती है, तो वो दोनों गाबा के लेवल को बढ़ा देती है। गाबा एनालॉग्स होते हैं, और वल्पोरिक एसिड ये भी गाबा के लेवल को बढ़ा देती है। इसके अलावा ग्लूटामेट को कम करके एक ही पढ़ा था हमने, लेमोट्रिजिन होती है। सोडियम के लेवल को कम करने वाली फेनिटोइन, कार्बामाजिपिन, वल्पोरिक एसिड और लेमोट्रिजिन होती है। तो वल्पोरिक एसिड देख रहे हैं हम यहाँ पर गाबा को भी बढ़ा रही है, सोडियम के लेवल को भी कम कर रही है, सोडियम के चैनल को ब्लॉक कर रही है, लेवल को कम नहीं कर रही है, चैनल को ब्लॉक कर रही है। और कैल्शियम के थ्रेशोल्ड को कम करने वाली होती है सक्सिनामाइड और वल्पोरिक एसिड, जो कि दोनों ही पिटिट माल सीजर में हमने पढ़ा था कि ड्रग ऑफ चॉइस होती है। तो ये होते हैं अपने चारों एक्शन। इसके अलावा मोस्ट इफेक्टिव ड्रग इन टोनिक क्लोनिक या ग्रांड माल सीजर पूछा जाए तो वो होती है P&C। P&C का मतलब होता है अपने पास फेनिटोइन एंड कार्बामाजिपिन, तो ये दोनों होती है। इसके अलावा पिटिट माल के अंदर पूछा जाए तो जो कैल्शियम के लेवल को कम करती है सक्सिनामाइड और वल्पोरिक एसिड, वही दोनों चॉइस रहती है। इसके अलावा ड्रग ऑफ चॉइस इन जनरलाइज सीजर या फिर जनरलाइज प्लस पार्शियल एक साथ है किसी पर्सन के अंदर, तो वहां पर जो है वल्पोरिक एसिड उस केस में दी जा सकती है। कुछ और पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी कौन कौन सी ड्रग होती है, कौन कौन सी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, तो यहाँ पर होगी P&C यानी फेनिटोइन एंड कार्बामाजिपिन। ठीक है, वैसे तो सारी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, लेकिन ये दोनों जो है टेरेटोजेनिसिटी कोज कर सकती है, इसलिए ये स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। इसके अलावा चॉइस कौन सी होती है प्रेगनेंसी में, तो मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है, अगर सीजर आ रहे हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे तो मैग्नीशियम सल्फेट दिया जा सकता है। और इसके अलावा अगर मैग्नीशियम सल्फेट इफेक्टिव नहीं होते तो फिनोबार्बिटोन वगैरह भी दिए जा सकते हैं। बट P&C स्ट्रिक्टली जो होते हैं कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, क्योंकि टेरेटोजेनिसिटी कोज करते हैं। इसके अलावा फर्स्ट लाइन ड्रग इन स्टेटस एपिलेप्टिकस, या फिर पूछा जा सके कि फर्स्ट लाइन ड्रग इन कन्वल्सिव इमरजेंसी, या फिर पूछा जाए ड्रग ऑफ चॉइस इन कन्वल्सिव इमरजेंसी या स्टेटस एपिलेप्टिकस, तो हमें पता होना चाहिए बेंजोडाइजेपिन में डायजेपाम यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस होती है। इसके अलावा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसे स्पाइना बाइफिडा कौन सी एंटी एपिलेप्टिक कर सकती है, तो वल्पोरिक एसिड ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा फेनिटोइन के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये स्लो दिया जाता है, नॉट मोर देन 50 mg पर मिनट, 50 mg पर मिनट से ज़्यादा ये नहीं दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि अगर एक नर्स है उसको 300 mg एडमिनिस्टर करना है, 300 mg फेनिटोइन देना है, तो उसको कितने मिनट कम से कम कितने मिनट में उसको जो है इन्फ्यूज करना पड़ेगा, तो ऑप्शन आपके पास 3 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट या 8 मिनट। छोटा सा मैथ है, आप लोग इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि 300 mg कितने में देगा। ये बात याद रखें कि 50 mg 1 मिनट में, इससे ज़्यादा वो नहीं दे सकती है। ठीक है, तो अब आपका आंसर क्या होना चाहिए, कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर जरूर दें। आपके लिए एक और क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दें कि सोडियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, यानी
सभी जो ड्रग्स है वो सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है, एक्सेप्ट मतलब एक को छोड़ करके। यानी ऐसी कौन सी ड्रग है इन चारों में से जो सोडियम चैनल को ब्लॉक नहीं करती है, कोई और मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो क्या वो फेनिटोइन है, कार्बामाजिपिन है, डायजिपिम है, लेमोट्रिजिन है। तो इनमें से कौन सी ड्रग है वो सोडियम चैनल को ब्लॉक नहीं करके कोई और मैकेनिज्म परफॉर्म करती है एज ए एंटी सीजर मेडिसिन। अगर इसका आंसर आप लोग दे पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और नहीं दे पा रहे हैं तो वीडियो को दोबारा से देखें, ताकि आपको इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आते हैं तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, ताकि रेगुलर वीडियो नेक्स्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।